दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के तेज झटके, 72 घंटे में दूसरी बार कांपी धरती। नोएडा, लखनऊ समेत कई जिलों में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। एलविश यादव मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी का हुआ ट्रांसफर, दूसरे थाने को दी गई जांच की जिम्मेदारी। 3 नवंबर को 5 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक उत्सव मनाने की तैयारी शुरू। 5 लाख गांवों में राम मूर्ति बटेगी। 10 करोड़ तस्वीरें, निमंत्रण देने निकले साधु और संत। ईडी समन पर बवाल के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई आप विधायकों की बैठक। केजरीवाल 2 नवंबर को केंद्रीय जांच एजेंसी के समन पर नहीं हुए पेश। बढ़ते प्रदूषण को देख दिल्ली सरकार एक बार फिर ऑड इवन फार्मूला कर सकती है लागू। इससे पहले 2016, 2017 और 2019 में भी किया गया था लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। आबू रोड शहर के सदर थाना क्षेत्र से चंडेला गांव के पास सदर पुलिस ने गत 8 अक्टूबर को 22 कट्टों में 427 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस को बरामद किया था। इस दौरान कार्रवाई में सदर पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर एसपी ज्येष्ठ मैत्री ने निर्देश पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है, जहां इस पूरे मामले को लेकर शहर थाना अधिकारी बलभद्र सिंह को जांच सौंपी गई थी। एडिशनल एसपी ब्रजेश सोनी, डीएसपी अचल सिंह, देवड़ा थाना अधिकारी बलभद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। इसके बाद शहर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने विशाल जनसभा और करीब 35,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर एक और बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आक्या ने कहा, जिस तरह पार्टी के कुछ नेताओं ने उनका टिकट काटा है वह आप सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि टिकट कटने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यह अंदेशा था कि अगर चंद्रभान सिंह आक्या तीसरी बार चुनाव जीत जाएगा तो वह मंत्री बनेगा। और जिस तरह से भाजपा के ने जयपुर से संबंध रखने वाले नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया है, उनकी कार्यशैली कैसी है यह आप सभी जानते हैं। यो टिकट नहीं काटो है, यो पूरी विधानसभा के जनता के माथे चोट की दी है। यदि 21 तारीख ने टिकट काटे और उदयपुर हो, मुंह 2 घंटा बाद करे आयो, कम से कम 8 से 10 हजार लोग यदि करे हा और बड़ा प्रत्येक आदमी के आंखों में आंसू हुआ को आपका विश्वास पे 100% करो तू। और चुनाव जीतवा बाद कटने जानो और कटने नहीं जानो वो भी आम जनता फैसलो करेगा, चंद्रभान सिंह आक्या नहीं करेगा। ताकि ये चुनाव आम जनता लड़ रही है, कोई तो जयपुर वाला लड़ रहा है, कोई कटू लड़ रहा है, वो आप लोगों को छुपे का नहीं है। क्योंकि जो चुनाव लड़ रहा है वे 25 तारीख बाद आप लोगों ने नजरें नहीं आ गई, या गारंटी मारी है। मकराना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी
हुसैन गैसावत और आरएलपी प्रत्याशी अमर सिंह चौधरी समेत कुल 26 जनों ने रिटर्निंग अधिकारी जेपी बैरवा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन ने गणपति गार्डन से एक रैली को संबोधित भी किया। मकराना में कुल 26 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जमा करवाया। इनमें एक महिला भी शामिल है। वहीं भाजपा से बागी अमर सिंह चौधरी ने आरएलपी से नामांकन भरा है। हिसाब से 2 बार हारे हुए व्यक्ति को वापस टिकट दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पिछले 2 चुनाव जो हारा हूँ, लोगों को मेरे पे बहुत सी उम्मीद है, क्योंकि 8 से 13 जब एमएलए था तो हमने खूब काम कराए। उसके बाद 13 से 18 तक पूर्व विधायक श्रीराम बिचर साहब एमएलए बने, तो लोगों पे काफ़ी मायूसी हो गई थी कि मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, विकास नाम कोई विकास ठप बैठ गया है। लेकिन मैं चुनाव हार गया था, फिर भी सरकार बीजेपी थी, लोगों के बीच में रहा और फिर 13-18 के अंदर फिर मुझे टिकट मिला, मात्र 1400 वोटों से हारा। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने मकराना में अनेक सारे सौगातें दी। आज 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मैंने आरएलपी से और एएसपी से गठबंधन जो हुआ है उनकी सिंबल पे, बोतल के निशान पे यहाँ मेरा नामांकन जमा करवाया है। और मकराना एक ऐसी जगह है जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का ये खेल जो चल रहा है, इस खेल को बिगाड़ने के लिए हम आए हैं। और हम कांग्रेस और बीजेपी को इस बार ऐसी धूल चटाएंगे कि हमारी पार्टी ही इस बार मकराना विधानसभा से चुनाव जीते। विधानसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन आहोरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उमा सिंह राठौड़ और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवर मेघवाल, महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष शोभा सुदेशा आदि मौजूद रहे। समर्थकों के साथ पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार ने तो जो बीजेपी सरकार रिजर्वेशन की बात करती है, उसको लेके रिजर्वेशन का पूरा कोटा भी करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। इसके विपरीत बीजेपी सरकार ने लोकसभा में से एक भी महिला को टिकट नहीं। मैं सब लोगों से मिल रही हूँ और अलग अलग समुदाय के लोगों से और सबसे मिलके मैं इसको पूरा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खेरली थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की 83 बटालियन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान एएसआई भोलाराम शर्मा समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मार्च में लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रही। उन्होंने हनुमानगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभाओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में हुई सभा में शामिल हुई। इसके बाद नौहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के पक्ष में हुई सभा को संबोधित किया। दोनों प्रत्याशी अमित साहू और अभिषेक मटोरिया ने नामांकन पत्र दाखिल करवाया। हनुमानगढ़ पहुंचने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजे का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से राजे राजवी पैलेस पहुंचे। इस दौरान सांसद निहाल चंद मेघवाल भी साथ नजर आए। खिवसर सीट से आरएलपी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। खिवसर में नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमान बेनीवाल की नागौर में सभा आयोजित हुई और इस सभा में बेनीवाल ने बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथों लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी को कोई आदमी नहीं मिला, इस कारण मेरा ही आदमी ले गए। आप मेरे सामने चुनाव मैदान में उतार दिया। गौरतलब है कि बीजेपी ने खिवसर में आरएलपी से बीजेपी में शामिल हुए रेवतराम डांगा को चुनाव मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा के जुबानी हमलों का भी हनुमान बेनीवाल ने जवाब देते हुए कहा है कि अब 2-3 दिन में शांत हो जाएगी। मुद्दे हमारे वही है जो आरएलपी का गठन हुआ था, कर्ज मुक्त किसान, मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार,
भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और राजस्थान की जो ERCP दिल्ली में लंबित मुद्दे हैं जितने भी चाहे राजस्थान के हिस्से का पानी हो, तमाम मुद्दे जो 70 साल से दिल्ली में चाहे लंबित है चाहे स्टेट के अंदर है, और मान सम्मान लोगों का हो, एक चैन से लोग अपने घरों में सोए, ऐसी कानून का राज राजस्थान में, और डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी बच्चों को। इन मुद्दों को लेकर ये जो पेपर लीक, बजरी माफिया, भ्रष्टाचार के मुद्दे, इनके खिलाफ हाल चुनाव लड़ रही है गठबंधन चुनाव लड़ा, और निश्चित रूप से इस बार राजस्थान का 90 लाख जो नौजवान नया जुड़ा है राजस्थान में, वो इस बार नागौर सीट पर चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। कांग्रेस नागौर में मुसलमानों को टिकट देती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार हरेंद्र मिर्धा को टिकट दिया गया है। इसी से नाराज होकर हबीबुर रहमान ने निर्दलीय टाल ठोक दी है। हबीबुर रहमान नागौर सीट पर कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे और काफी प्रयासों के बाद भी हबीबुर रहमान का टिकट काट दिया गया। इसके बाद कांग्रेस के बागी हबीबुर रहमान भी पहुंचे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान हबीबुर रहमान ने मीडिया से बातचीत की और आरोप लगाया कि मिर्धाओं ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस नागौर जिले में 2 टिकट मुसलमानों को देती आई है, लेकिन इस बार धोखा किया गया है। पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नागौर की विधानसभा की जनता ने 6 महीने से मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि टिकट नहीं मिले तो आप निर्दलीय फार्म भरना। ये चुनौती मेरे लिए नहीं है, जनता के लिए चुनौती है, और जनता, मुझे पूरी उम्मीद है 36 को मुझे वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। देखो, मैंने 5 साल तक पूरा संघर्ष किया पार्टी के लिए, चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, सब मीटिंगों में गए, हर कैंप में गया मैं, सड़कें करवाई, स्कूलें करवाई, PSC खुलवाई। मैंने ऐसा कोई काम नहीं रहा जो मैंने विधानसभा क्षेत्र में नहीं कराया। ट्रांसफर में खूब करवाई और जनता के सुख दुख में। हर चुनाव चुनौती है और उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, और कांग्रेस के वर्कर्स में जोश है। इनके बूते पे पार्टी ने टिकट दिया है और निश्चित रूप से नागौर में नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस बनने दिख रही है। नहीं, मैं तो यहाँ पर, मेरे तो 20 साल हो गए, वो भी नई आई है। पहले उनका मैंने सुना जा रहे थे क्यों सिर्फ रातों रात यहाँ आ गए। अब चुनाव है, सब बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने निर्णय लेना चाहते हैं, तो हो जाएगा। जो डेगाना विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। RLP पार्टी ने भी डेगाना गांव के पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह मोवाल को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे डेगाना विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। डेगाना विधानसभा में नामांकन के आखिरी दिन 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। इसके साथ ही भाजपा पार्टी के उम्मीदवार पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने अपने समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया। इस दौरान किलक ने कहा कि डेगाने के विकास के साथ संकल्प के साथ नामांकन किया गया है। डेगाना में जो भी गुंडागर्दी बढ़ी है और लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है, उसको स्थापित करना बहुत जरूरी है। नामांकन भरा है कि डेगाना में जो गुंडागर्दी, जो लॉ एंड ऑर्डर जो समाप्त हो चुका है, उसको स्थापित करना है। हमें डेगाना को विकास के पथ पर फिर वापस आगे ले जाना है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास करते हुए हमें मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर अगली बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हमें डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनानी है, और राजस्थान अब अग्रसर हो गया विकास के पथ पर। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अब के राजस्थान में डेगाना सहित पूरे राजस्थान में जनता ने मन बना लिया है। भाजपा आ रही है और कमल का फूल सभी लोग खिलाएंगे। आसींद में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी से हगाबी लाल मेवाड़ा, भाजपा से जब्बर सिंह सांखला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से धनराज गुर्जर, आम आदमी पार्टी से राणे खान, बहुजन समाज पार्टी से इंदिरा चौधरी समेत अन्य पार्टियों ने नामांकन भरा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए। अब तक कुल 14 नामांकन किया जा चुके हैं, जिसमें एक महिला को भी उतारा गया है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और इसके बाद अगले 2 दिन तक नाम वापसी हो सकेगी। ओडा आसींद विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम के व्यक्ति मेरा समर्थन करेगी। मैं किस विचार का व्यक्ति हूँ आम जनता जानती है, और आज हमारे इस क्षेत्र के 36 कौम के हर विचार के व्यक्ति आज हमारी जो नामांकन रैली है
अभी सभा का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर सब व्यक्ति आए हुए हैं और सब लोगों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और उन सब लोगों के आशीर्वाद के कारण और जो 36 कौम के व्यक्ति आज हमारे नामांकन के अंदर आए हैं, उनको देखकर मैं पूरा आश्वस्त हूँ। और मेरे विश्वास किया है और मेरे को यहाँ का प्रत्याशी बनाया, उसके लिए आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। एजेंडा रहेगा सर शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस, सैनिक सम्मान, जो गांव के अंदर हमारे शहर के अंदर जो भी कमियां हैं उनको पूरी करने की इच्छा रखता हूँ और जन भावनाओं के आधार पर कार्य करने का हौसला रखूँगा। सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार और जो भी गांव के अंदर शहर के अंदर कोई कामकाज नहीं हुआ है, जन समस्याएं जो भी है, आज बेरोजगारी है, कई बच्चे ऐसे बेरोजगार घूम रहे जिनको रोजगार की जरूरत पड़ती है, उनके बारे में और बाकी जात पात से दूर रह करके समाज और हमारे राष्ट्र का विकास। कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर ने हजारों की भीड़ के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। मनीषा गुर्जर ने हजारों समर्थकों की भीड़ के साथ रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंची। आपको बता दें, एक रोज पूर्व ही मनीषा गुर्जर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी और उन्हें तुरंत कांग्रेस ने खेतड़ी विधानसभा से टिकट भी दे दिया है। टिकट मिलने के बाद मनीषा गुर्जर ने गाड़ियों की रैली और रोड शो करते हुए खेतड़ी पहुंची और रिटर्निंग अधिकारी जय सिंह चौधरी को अपना नामांकन सौंपा। इस दौरान मनीषा गुर्जर ने सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। आज खेतड़ी के अपार जन आशीर्वाद के साथ विशेष तौर पर पहली बार महिला प्रत्याशी खेतड़ी विधानसभा से मैं आई हूँ, तो उसके साथ महिलाओं में काफी उत्साह दिखा और जैसे ही हम जयपुर से बॉर्डर से चल के आए, महिलाओं में उत्साह था। तो आज मैं विशेष तौर पर महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं अपनी बातें किसी भी जनप्रतिनिधि के सामने खुलकर नहीं रख पाती थी, अपनी समस्याएं भी नहीं रख पाती थी, उन महिलाओं को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करती हूँ कि वो अपनी बेझिझक अपनी समस्याओं के लिए मुझे कहेगी, तो मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनको पूरा करूंगी। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ये खेतड़ी जो इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है, जो अपराध मुक्त खेतड़ी बने, जो रोजगार युक्त खेतड़ी बने, एक ऐसी खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र बने जिसमें जाति पाति और जिसमें धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो और सब लोग भाईचारे के साथ शांतिमय तरीके से। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। टोंक के निवाई विधानसभा क्षेत्र से आज आरएलपी के प्रहलाद नारायण बैरवा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन रैली शिवमंगल गार्डन से भारी काफिले के साथ रवाना हुई। रैली में निवाई पीपलू उपखंड के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रहलाद नारायण बैरवा का निवाई के लोगों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा जेसीबी से फूल बरसाए गए। हालांकि निवाई विधानसभा का चुनावी रण त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से वर्तमान विधायक प्रशांत बैरवा एवं भाजपा से राम साय वर्मा चुनावी मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी रण में कौन बाजी मारता है। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। 2023 इसको लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन था और नामांकन हुआ है। वहीं आरएलपी ने भी निवाई में पहली बार नामांकन किया है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे किस तरीके का उनमें उत्साह है। देखिए, आज आरएलपी ने नामांकन किया निवाई में, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, आज नामांकन किया है प्रहलाद नारायण जी बैरवा ने बोतल के सिंबल के ऊपर, और ये निवाई विधानसभा पीपलू विधानसभा क्षेत्र की जनता है जो बदलाव चाहती है और इनका जनता का इतना सहयोग है। जनता को इनकी बिल्कुल ही नेता पसंद हैं, अपने क्षेत्र के सकुशल नेता हैं, समाज सेवी हैं। इनको पूरी जनता तन मन और धन से चाह रही है। वो आप लोग भी देख रहे हैं मीडिया की तरफ से जो जनसैलाब आप देखा गया। आज से 70 साल तक कभी निवाई में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ, इतनी जनता कभी नहीं हुई। और हनुमान जी का आशीर्वाद है, ये हनुमान जी की सेना है निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र की। हनुमान बेनीवाल। देखिए, बात करें आज कहां से रैली शुरू हुई, किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में था? आज रैली सुबह 11 बजे शिव पैराडाइज गार्डन से रवाना हुई और सभी युवा बुजुर्ग के चेहरों पे एक अलग ही ख्याल था, एक अलग ही मुस्कान थी, वो देखने काबिल थी। देखिए सर, बात करें इस बार अब आरएलपी से भी बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है प्रहलाद नारायण जी, किस तरीके से देखते हैं आप? अब ये जो बुलडोजर के स्वागत की शुरुआत हुई थी वो हनुमान जी बेनीवाल ने ये शुरुआत की थी और आज बीजेपी और कांग्रेस वाले सभी नेता इस रूप को अपना रहे हैं अभी। और ये कारवा जो आरएलपी के समर्थन में आज निवाई के अंदर जो अथाह भीड़ इकट्ठी हुई थी
वो ये आज राजनीति में ये भूचाल सा पैदा हो गया है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं को आज नींद नहीं आने वाली है। उनको बरनौल की जरूरत पड़ेगी आज 100%। देखिए, बात करें, आप युवा है जी, किस तरीके से देखते हैं आप आरएल? जी हम ये देखते हैं, हम युवा है, युवा के विरोधी कांग्रेस की सरकार रही है, साथ में बीजेपी भी हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। तो दोनों ही मेरी नज़रों में और पब्लिक की नज़रों में कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल जीरो है। क्या बीजेपी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? किस तरीके से देखते हैं आज? देखिए, 5 साल से यहाँ वर्तमान विधायक है प्रशांत जी बेरवा, उन्होंने 5 साल में कोई कामकाज नहीं किया, नहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई की। अंदर कमरे के अंदर बैठे डिसीजन लेते हैं। मैं 6 साल से कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसका परिणाम आज देख सकते हो। 5 साल से जिस तरह से बिना विधायक प्रत्याशी बिना विधायक प्रहलाद जी सेवा कर रहे हैं, उसका परिणाम आज देख सकते हो। नामांकन में आपको पता चल गया होगा कितनी भीड़ थी, जगह जगह स्वागत हुए हैं, जेसीबी से फूल मालाएं बरसी है। और आप युवाओं का चारों तरफ देख सकते हो कि कितना वो माहौल था। बिल्कुल, आज प्रहलाद नारायण जी ने नामांकन किया है और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया है। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी, निवाई टोंक। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टोंक से अजीत सिंह मेहता को उम्मीदवार बनाया है। अजीत सिंह मेहता टोंक में सचिन पायलट को टक्कर देंगे। स्थानीय सियासी जानकारों के अनुसार भाजपा के इस कदम ने टोंक की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। टोंक शहर में जगह जगह लोगों द्वारा अजीत मेहता का जबरदस्त स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा नामांकन रैली में जबरदस्त आतिशबाजी की गई। वहीं अजीत मेहता के प्रदर्शन में वर्ग और महिलाओं ने भी जमकर भाग लिया। महिलाएं रैली में बीजेपी जिंदाबाद, अजीत मेहता जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। बता दें, नामांकन रैली का बड़ा कुआ 532 सुभाष चौक, घंटाघर, पटेल सर्किल होते हुए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा प्रत्याशी अजीत मेहता द्वारा अपना नामांकन पेश किया गया। छोटी सादड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की है। पुलिस अधिकारी सीआई दीपक बजारा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के द्वारा चलाए जा रही संपत्ति संबंधी अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना छोटी सादड़ी के द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध पर निगरानी रखी गई और मामले को खंगाला गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया हवा महल से पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी के चुनाव में कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पप्पू कुरैशी ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद आप प्रत्याशी ने भारी हुजूमों के साथ रैली निकालकर कलेक्टर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करवाया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का विजन क्लियर है। हम प्रदेश से महिला अपराध और दलितों पर अत्याचार समेत हर समस्या को खत्म करने आए हैं, जिनसे आदमी को हर रोज दो चार होना पड़ता है। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए पप्पू कुरैशी को मैदान में उतारा गया है। वहीं पप्पू कुरैशी ने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ विधायक बनना नहीं है, बल्कि क्षेत्र की समस्याओं को कैसे हल करना है। देखिए, हमने लगभग 87 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं और उसमें से 22 लोगों ने 3 तारीख से लेकर 4 तारीख को 4 को अपना नॉमिनेशन कर दिया। बाकी सारे कैंडिडेट्स आज कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ से हमारे पप्पू कुरैशी जी कर रहे हैं, ऐसे ही गंगानगर से हमारे उम्मीदवार कर रहे हैं, अभी थाना गाजी से कर रहे हैं, नीम का थाना से कर रहे हैं। तो आज हमारे सारे उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं और मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों में बहुत प्रेम है और लोग बहुत उत्सुकतावश इस। देखिए, सब कुछ भाई साहब ने बोल दिया। हमारा फोकस एक ही चीज़ पे, हमारा फोकस ये नहीं है कि हम विधायक एमएलए बने और असेंबली में जाएं। हमारा फोकस इस बात पे है कि हम जनहित के काम किस तरीके से मजबूती से कर सकें, जिसमें प्राथमिकता होगी शिक्षा और स्वास्थ्य और करप्शन पे हम लड़ेंगे। अगर हम सरकार के विपक्ष भी रहे तो पूरे 5 साल हम सरकार की कमियों को रोड पर ला करके रखेंगे, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे और संघर्षशील लोग हैं। आम आदमी पार्टी संघर्षशील आम आदमी पार्टी की है और संघर्षशील लोगों की है, शिक्षित लोगों की है। थैंक यू। नामांकन बनने जा रहे हैं हवा महल क्षेत्र से और हवा महल क्षेत्र में जो शिक्षा और विकास का जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसको हमने मेन मुद्दा माना है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे बिल्कुल अभाव है, जिसको
मुख्य मुद्दा बनाते हुए पार्टी प्रचार करेगी। और हम चाहेंगे कि जनता इस बात को समझे कि अगर हमारे स्थानीय पार्षद स्थानीय प्रत्याशी जो है विधानसभा में पहुंचेंगे तो हम जो जरूर से चुनाव जीतेंगे और उससे हमारे यहाँ के मुद्दे भी क्लियर होंगे। और यहाँ पे जो शिक्षा का अभाव और विकास बिल्कुल अधूरा पड़ा है, जिसके लिए बिल्कुल ही विकास के लिए तरसते हैं। यहाँ पे मंत्री भी जीतते हैं, विधायक भी जीतते हैं, लेकिन विकास अधूरा रहता है। उस विकास को पूरा कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ से पप्पू जी जो यहाँ के स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनते हैं, समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया। और मैं चाहूँगा कि बहुत बड़ी आज नामांकन का अंतिम दिन है। सभी पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने पूरे जोश के साथ आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि झोटवाड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार आशु सिंह सूरपुरा ने भी अपना नामांकन भरा है और कहा है कि मेरी जीत पक्की है। मैं अपने सभी साथी वर्गों का समर्थन लेकर चल रहा हूं। भारी तादाद में युवा वर्ग मेरे साथ काम कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने आशु सिंह सूरपुरा से खास बातचीत की। आज नामांकन का आखिरी दिन है। तमाम लोग आज नामांकन भरने आ रहे हैं। हमारे साथ झोटवाड़ा से आशु सिंह सूरपुरा हैं जो कि निर्दलीय नामांकन भरने आए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ रणनीति रहने वाली। सर, क्या कुछ रणनीति को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? रणनीति नहीं, ये सेवा नीति है मेरी और इस सेवा नीति को लेकर ही मैं निकल पड़ा हूँ। और निश्चित तौर पर आप मान के चलिएगा, मैं आज बता रहा हूँ कि पार्टी के जो फिक्स वोट होते हैं 30-30 हज़ार, वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी का, उनको वो वोट मिलेंगे। उसके अलावा हो सकता है दोनों की जमानत भी जब्त हो जाए। बात करें आपके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, देखने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों को लेके आप यहाँ पर आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, काफ़ी तादाद में वोट से आप जीतेंगे? मैं कह रहा हूँ 1 लाख मतों से ऊपर हमारी जीत होगी और यही मेरी ताकत है। ये लोग नहीं है, मेरी टीम है, मेरी ताकत है, मेरे भाई हैं। एक क्वेश्चन कि आपके सामने कांग्रेस बीजेपी के नाम ही लोग सामने खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? टक्कर बराबर की है? नहीं, कहीं आसपास भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल आसपास भी नहीं है। मैसेज यही है कि पद पे रहूंगा तो जनता की सेवा दुगनी ताकत के साथ कर पाऊंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आशु सिंह सूरपुरा, जिनका कहना है कि मैं टक्कर की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं और जीत के जनता की भलाई के लिए ही काम करूंगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। कुशीनगर जिले के थाना तरिया सूजन से एक पीड़ित ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। इस प्रार्थना पत्र में पैर से विकलांग व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ पलायन और आमरण अनशन को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है और कहा है कि मेरे घर पर 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों पर मुकदमे भी दर्ज हैं। साथ ही आरोपी अपने धन बल के दम पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस की संरक्षण में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारी मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आने वाले समय में पूरे परिवार के साथ पलायन और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। एसपी साहब को दरखास्त दे के आए। 11 तारीख के 5वां महीना का घटना है। हमारा लड़का जो है सड़क पे घूम रहा था, कुत्ता लेके घुमा रहा था और दूधनाथ हमारे लड़के का हाथ पकड़ लिया। उसके लड़के ने दूधनाथ के लड़का कुंदन पीछे से कुल्हाड़ी से वार किया, मारा, गर्दन पे मर लग गया, सिर पे। तो उस दिन तो हमारा लड़का बच गया। पुलिस को बुलाए थे हम, पुलिस आया था हमारे यहाँ। पुलिस को हमने कहा देखिए सर हमारे लड़के की क्या हाल हुई है, और पुलिस ने सब देख के और कहा कि ठीक है हम इसको उठा के ले जा रहे हैं बंद करने के लिए। तो बंद करने के लिए ले गए, वो बिहार में भगा दिए उसको। उसके बाद वो कह रहे हैं 4 दिन के बाद उसकी ज़मानत हो गई, वो ज़मानत पे आ गया घर। ऐसे ऐसे तो पुलिस का काम है, जो कि पुलिस बिहार में भगा देते हैं, सब कह देते हैं जेल भेज दिया हूँ। एसपी साहब। राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषण के चलते जहरीली हो गई है। सोमवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470 दर्ज किया गया है। WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच का AQI सुरक्षित माना गया है। इस हिसाब से एवरेज AQI 25 होना चाहिए, यानी इस समय दिल्ली की हवा WHO की तय सीमा से 20 गुना ज़्यादा प्रदूषित है। बता दें, दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं व मुद्दों का समाधान करना है। व्यापारी व राज्य सरकार के बीच एक सेतु का काम करना है। व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा व बीमा कवर सुनिश्चित करना, राज्य में निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ाना, व्यापारियों से जुड़े विभिन्न विभागों के नियमों व शर्तों का विश्लेषण करना और उनके समीकरण के लिए सरकार को सुझाव देने के साथ साथ व्यापारिक कल्याण फंड का गठन करना है।
राजस्थान विधानसभा के चल रहे चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन लेने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस की ओर से आज पार्टी को कोषाध्यक्ष एवं राजस्थान के पार्टी प्रभारी विनोद नागर ने भाजपा प्रदेश कार्यालय आकर समर्थन पत्र सौंपते हुए समय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने भाजपा के साथ काम करने के बारे में बताया। वहीं विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा की। देखिए, वर्ष 2014 से जब से हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, हम छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। आज भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों में हमारी पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाए हैं और सभी को ये कहा गया है कि पूर्ण रूप से हर प्रदेश में कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। राजस्थान की बात अगर हम करते हैं, वर्तमान में युवाओं का देश है और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहा है। और जो प्रदेश का जो इस समय हाल हो रहा है, जो एक भय की राजनीति है, जो युवाओं के साथ एक बिना किसी डायरेक्शन की राजनीति है, जैसे पेपर लीक की जो बातें हो रही हैं, उन सबको समावेश करके हम गांव-गांव एक छोटे-छोटे घर तक जाएंगे और कार्यकर्ताओं को अपनों को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कंधा मिलाकर लोगों को बताएंगे कि देश के लिए क्या आवश्यकता है। इस देश को नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की आवश्यकता है और प्रदेश में उसी प्रकार के लीडर की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश का और केंद्र का दोनों का आपस में सामंजस्य बने और दोनों मिलकर के प्रदेश के लिए काम करें। देखिए, पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। कांग्रेस के सरकार में ये आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? माननीय सोनिया गांधी जी यूपीए की अध्यक्ष थीं और देश में कांग्रेस की 10 साल सरकार थी, तो कहाँ थे कांग्रेस के लोग? क्यों उन्होंने महिला आरक्षण की बात नहीं की? जब महिला आरक्षण की बात होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। जब महिला शक्ति को ताकत मिलेगी तो सुरक्षा की शक्ति बढ़ेगी। और महिलाओं को आत्म रूप से अगर हम राजनीति में, समाज में अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कैसे संबंधित करेंगी? और जब उनको ताकत दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपने आगे बढ़ेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शुरू से ही महिलाओं के हित में रही है और हम लोग हर कदम पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, आज हमने भारतीय जनता पार्टी को आधिकारिक समर्थन दिया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी को दे दी गई है। कल वहां से हमारे स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी होगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार ओझा जी और माननीय चुनाव प्रभारी हैं जो विनोद नागर जी, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की 200 की 200 विधानसभाओं में अपने लोगों को खड़ा करेंगे और जिला अध्यक्ष के साथ, जिला प्रभारी के साथ, जिला चुनाव की जितनी भी कमेटी के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको एक साथ गठजोड़ करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की आपस में कोई भी कमी ना रह जाए। और हर विधानसभा में हमारी कोशिश है कि जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संभवतः प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता हैं और सब मिलकर एक दूसरे का साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बनाएंगे। मैं राजस्थान प्रदेश के युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। निजी रूप के स्वार्थ को छोड़कर, जो टूट फूट की राजनीति है उसे छोड़कर, परिवारवाद को छोड़कर आप एकजुटता के साथ प्रदेश सरकार को मजबूत करें, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करें। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब राज्य मजबूत होगा तो केंद्र मजबूत होगा और केंद्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। युवाओं को दिशा दिखाने का कार्य पिछले 9 सालों में कितना हुआ है। आज हम विश्व स्तर पर खड़े हैं। G20 का आयोजन इस देश को मिला इतने वर्षों में। कल जो है अभी 3 दिन से 3 और 6 नवंबर तक जो है वर्ल्ड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया देश में, जिसमें 88 देशों के लोगों ने भागीदारी की। हमारे केंद्रीय मंत्री के दिशा निर्देश में पूरा कार्यक्रम हुआ है। आज पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ रही है और युवा, अगर आपको एक परिवार को ही आगे बढ़ाना है तो राहुल गांधी को वोट दीजिए, इस राज्य को और इस देश को आगे बढ़ाना है तो भाजपा को वोट दीजिए। कोई संदेश नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है। ये तो चुनाव है, चुनाव के मैदान में सब मिलकर लड़ेंगे और जिसके पास दिशा होगी, दशा होगी, वो चुनाव जीतेगा, भाजपा की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि 4 प्रदेशों में चुनाव है, भाजपा की केंद्र में सरकार है, हम लोग भी अलायंस में हैं वहाँ पर, तो क्यों न एक मजबूत सरकार प्रदेश को दी जाए। इसी सोच के चलते हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण बहुमत दिया है, ताकि प्रदेश के अंदर भयमुक्त विकासशील सरकार बन सके। मोदी जी ने कहा है ना, डबल इंजन की सरकार, तो जब प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी और केंद्र में भाजपा की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार कहलाएगी। हम लोगों ने प्रदेश की
भयमुक्त सरकार से मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, इस सब के विरोध में प्रजातंत्र है। इसमें मैं आप सबके भी माध्यम से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, पूरे प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमसे जुड़े हैं, साथी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने विधानसभा में भारी बहुमत से विजयी बनाएं, तन मन धन से पार्टी के साथ लगें, मेहनत करें, ताकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बन सके। देखिए, 5 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार लास्ट सीमा पर है, गुटबाजी है, परिवारवाद है, आतंकवाद है। आज वो कह रहे हैं हमने रोजगार दिए, जिसका पेपर ही लीक हो जाए वो रोजगार क्या देगा। तो हमारा तो इन्हीं सभी के विरोध में है और आज लास्ट नामांकन का दिन है। सभी ने अपना अपना नॉमिनेशन भरा है और आज के बाद तो आप देखना दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी भाजपा और दिन पे दिन मजबूत होती जाएगी। गुटबाजी तो किस बड़े संगठन में नहीं होती, लेकिन समय समय पर ये सब खत्म हो जाएगी और आप देखना एक दिन भाजपा की यहाँ सरकार होगी। अजीत पवार के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की एक बार बात फिर सुर्खियों में है। दरअसल ये अच्छा उनकी 86 साल की मां आशा पवार ने मीडिया के सामने जताई। आशा पवार रविवार को महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए आई थी। आशा ने कहा कि अब मेरा आखिरी समय ही है, इसलिए लगता है मेरे रहते हुए मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन लोगों का कुछ नहीं कह सकते। बारामती में सब हमारे ही हैं, वहाँ सब लोग अजीत से प्रेम करते हैं। अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि अजीत पवार महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे या नहीं। जातीय आंकड़ों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उठाए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर जातीय आंकड़ा बढ़ाना ही है तो मुख्यमंत्री कुर्मी समाज को बढ़ाते। जातीय गणना में आंकड़ों के गलत होने का आरोप बेबुनियाद है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान परिषद की कार्यवाही के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाला हक्का बक्का गए हैं। अमित शाह को बोलना होता है कुछ और, बोलते हैं कुछ और। उनके बिहार आने का फायदा हमें हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि वो बार बार आए। संगरूर के अमरगढ़ विधानसभा सीट से आप विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन माजरा को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी 40 करोड़ के पुराने लेन देन के मामले में हुई है। इस मामले में पिछले साल ईडी ने उनके घर, ऑफिस और अन्य संपत्तियों की जांच की थी। जालंधर ईडी ऑफिस में माजरा से पिछले 1 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें जालंधर ऑफिस लाया गया था। बताया गया है कि विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में थे। उसी के दौरान ईडी उनके गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई। जालंधर ईडी ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। पुलिस की एक टीम को सुरक्षा के लिए मौके पर तैनात किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जयपुर की हवा महल सीट से पीठाधीश्वर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य आचार्य को कैंडिडेट बनाकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हवा महल से हाथोस धाम के महंत बाल मुकुंदाचार्य को प्रत्याशी बनाकर हिंदुत्व का कार्ड खेला है। हवा महल के जरिए बीजेपी किशनपोल और आदर्श नगर सीट को भी साधना चाहती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इन तीनों सीटों से मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। ऐसे बीजेपी ने हवा महल से हिंदूवादी चेहरा उतारकर वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण एक बहुत ही रोचक मोड़ पर आ गया है। आपको बता दें कि जैसे जैसे बीजेपी के टिकटों की घोषणा हुई, कई विरोध भी वहां पर देखा गया, लेकिन एक रोचक मोड़ तब आया जब हाथोस धाम के स्वामी बाल मुकुंदाचार्य का टिकट हवा महल विधानसभा से घोषित किया गया। जाहिर सी बात है, तमाम मुद्दों पे ये विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा था, भले वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, लेकिन महाराज जी के इस चुनाव में उतरने से अब ये इन सभी मुद्दों के साथ एक प्रमुख मुद्दा जुड़ गया है, जिसकी अलग स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने न जाने कई सालों से जगह रखी है। सनातन की ओर अब ये चुनाव मुड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपके उतरने से कहीं ना कहीं जो और तमाम जो मुद्दे छाए हुए थे इन विधानसभा चुनावों में, अब उसमें सनातन, हिंदू संस्कृति और पलायन का मुद्दा भी अब उस विधानसभा चुनावों में अब जुड़ चुका है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से
समस्त हमारे हवा महल विधानसभा और राजस्थान के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के नमन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आने वाला 25 तारीख लोकतंत्र का जो पर्व है, उत्सव है, उस पर आप हम सबको मिलकर 100% मतदान करना है। बहुत बहाने रहेंगे, शादी ब्याह रहेगी कि काम धाम रहेंगे, ये सब चलता रहेगा, हमेशा चलेगा, लेकिन आपका जो मत का अधिकार है उसको उपयोग लेना आपका प्रथम अधिकार है। तो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। हमारे इस राष्ट्र के संत के रूप में काम कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और योजना है, भारत को विश्व गुरु का जो पद था वो धीरे धीरे कम हो गया था, लेकिन उनके प्रयास से, उनके किए हुए कामों से वापस वो विश्व गुरु के रूप में उपस्थित है। उसका जीता जागता भी उदाहरण देखा एक कि G20 हुआ और सारे राष्ट्राध्यक्ष आए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई चरण छू रहा था, कितना सम्मान, और इस प्रकार का भव्य आयोजन हुआ कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इस समय वर्ल्ड लीडर बन गया है भारत, और वो सारा श्रेय जाता है भाजपा परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, और जो 18 घंटे की उनकी मेहनत है उसका फल है ये। उसी विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, और वैसे हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि कोई व्यापार करता है, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, और मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ तो पूजा पाठ, हवन इत्यादि यज्ञ करता हूँ, लेकिन फिर भी राष्ट्रभक्ति और राजधर्म ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित काम करना, और राजधर्म हम सबका दायित्व बनता है। तो अध्यात्म का कार्य करने के बाद राष्ट्र की सेवाओं में कहीं ना कहीं मैं कार्यकर्ता के रूप में था, तो उसी का फलस्वरूप मुझे हवा महल विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई। और ये जिम्मेदारी कोई पद की नहीं है, ये जिम्मेदारी सेवा की दी है कि अब आपको सेवा करनी है, सेवा के काम में आगे बढ़ना है। हम लोग तो नर में नारायण मानते हैं, और स्त्री जाति में हम देवी का स्वरूप मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो सनातन में परंपरा है, सामने वाले को देवता मानते हैं, और इसलिए हम लोग सामने वाले को अतिथि और देवो भी कहते हैं। तो हम तो सामने वाले को देवतुल्य जनता जनार्दन मानकर उनकी सेवा के लिए इस कार्य में उतरे हैं। अपना धर्म भी चलेगा, सनातन भी चलेगा, और मोदी जी का जो कथन है कि सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है, तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने का जो योजना है उसी पर हमको काम करना है। हवा महल विधानसभा की चर्चा चारों ओर है। हवा महल विधानसभा जो परकोटा है, हवा महल पूरी दुनिया में विख्यात है, परकोटे का सौंदर्य किसी से छुपा नहीं है, तो इसलिए इसकी चर्चा है। और हवा महल की विधानसभा की हवा ये कहती है कि पूरी 200 सीट में बहुत भव्य रूप में कमल खिलेगा, ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा, और हम बहुत बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने हवा महल सीट का जिक्र किया, और आपने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके विधानसभा चुनावों में उतरने से बीजेपी की जयपुर शहर की और भी जो सीटें हैं वहाँ के प्रत्याशी अब कहीं ना कहीं आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी सहायता की कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनके मन में ये लालसा भी ज़रूर होगी, भले ही वो सिविल लाइन विधानसभा सीट हो, विद्याधर नगर हो, जोटवाड़ा हो, या अन्य कोई ऐसी सीट जो उनको पहले फंसी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आपके उतरने से उन्हें कहीं ना कहीं ये बल मिल रहा है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भाजपा का पूरा भाव बना हुआ है लोगों में, भाजपा की कार्यशैली और हमारे सम्माननीय आदरणीय इस देश को समर्पित राष्ट्रीय संत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली, उस पर बहुत विश्वास है। साथ में हमारे जो भाजपा परिवार है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष JP नड्डा जी साहब हों, अमित शाह साहब हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी साहब हों, या हमारे प्रभारी महोदय प्रहलाद जोशी जी हों, अरुण सिंह जी भाई साहब हों, राजेंद्र राठौड़ जी, वसुंधरा, पूरा टीम, पूरा परिवार, ये सारे मिलकर इतने बढ़िया रूप में कार्य किए हैं। और जो सरकार ने पिछले दिनों झूठ फैलाई, गारंटी काई की साहब, 5 स्टार होटल में रहने की गारंटी 5 साल, बच्चों का भविष्य खराब करने की गारंटी 5 साल, पेपर बेचने की गारंटी 5 साल, ED आवे हिसाब किताब पूछे तो बतावे नहीं, उसकी गारंटी साहब, नकली राशन, बीमारी के सामान फोकट में बता के देने की गारंटी। काहे की फोकट? हमारा पैसा है, मेहनत की गाड़ी कमाई का दिया हुआ जनता का टैक्स है, उसी टैक्स को आपने दुरुपयोग किया और आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद किया, 5 स्टार होटल में रह के बर्बाद किया, पूरा 5 साल राजस्थान का ख़राब किया और राजस्थान को कर्जे में दूसरे नंबर पे लाके छोड़ा। ये जनता को सब पता है, जनता सब जानती है। 25 तारीख को जनता उसी का जवाब देने वाली है।
और इन लोगों के जिस प्रकार का कार्यशैली रहा है, आप किसी विधानसभा में चले जाओ, ये बातें करते हैं रोड की, पानी की, फलानी, ये वो। अरे साहब 70-75 साल में भी आप यही बातें कर रहे हो। अगर ये बातें भी कर रहे हो तो आप खड्डे देख लें, आप खुद जाके खड्डे देख लें, हम मिथ्या कहते हैं पता कर लें। और किस प्रकार से यहाँ परकोटे में आप देखेंगे तीनों विधानसभाओं में पलायन हुआ है, टूरिस्ट ख़त्म हो गया, व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया, शहर में कोई लोग रहने को तैयार नहीं है, एक तरफा माहौल हो रखा है। ये किसने बनाया? ये तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है, जिसको सब समझते हैं, सब जान रहे हैं। मोदी जी तो बार बार एक ही बात हम मोदी जी के कह रहे हैं, हम उनके साथ सहयोग से कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए हमें काम करना है। लेकिन यहाँ एक तरफ ही सोच रखनी, एक तरफ काम करना है, तो ये गलत है। इनको समझने की आवश्यकता है और इन्होंने जो किया है उसका रिजल्ट 25 तारीख को इनको मिलने वाला है। सर, यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने बागडोर संभाली सत्ता की, तब से कहीं ना कहीं साधु संतों से ये उम्मीद या अपेक्षा की जा रही थी कि अब और भी जगह देश में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां से उम्मीद की जाए अब और भी साधु संत आगे आए, सत्ता की बागडोर संभालें या सत्ता की बागडोर में सहयोग करें। आपको अगर मौका मिलता है तो किस भूमिका में आप आना चाहेंगे? पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी में सेवा का जो भी दायित्व मिलता है उसको निर्वाह करने का सर्वोपरि काम करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। और ये भी एक मुझे जनता की सेवा का जो काम दिया है, दायित्व दिया है, वही सेवा मेरे लिए उपयुक्त है। उसको मैं अच्छे से अच्छा करके और जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी। इनका साफ तौर पर कहना है 4.5 साल 5 साल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, हिंदुओं का पलायन हो, इन तमाम मुद्दों के खिलाफ ये लगातार अपनी एक अलग जगह हुए हैं और आगे भी इन्हें मौका मिलेगा। अब सरकार में आएंगे, सरकार का सहयोग भी मिलेगा, इन तमाम मुद्दों को राजस्थान से ख़त्म कर देंगे। और विशेष तौर पर जयपुर की बात करें, परकोटी की बात करें, तो वहाँ से जो टूरिज़्म और व्यापार जो खत्म हुआ है वो वापस कैसे बढ़े, इस और भी ये काम करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।